सुप्रभातम सर्वेषां कृते नमो नमः। आज हम पढ़ रहे हैं कस्तूरी संस्कृत पाठ्य पुस्तक कक्षा छठवीं, है ना। तो कक्षा छठवीं के लिए यह है कस्तूरी और पाठ है 9। संस्कृत पुस्तक का नाम है कस्तूरी, पाठ का नाम है 9 और करण कार्यक्रम तृतीया विभक्ति। करण कार्यक्रम तृतीया विभक्ति इसको पढ़ लेते हैं। तो इसका जो पाठ है इसमें दिया है, इस विषय में तृतीया विभक्ति पाठ परिचय। प्रिय छात्रों, क्रिया को करने का साधन करण कहलाता है, अर्थात क्रिया के होने या करने में जो सहायक होता या होती है वह वस्तु या व्यक्ति ही करण कारक माना जाता है। अब इसमें इस पाठ को समझाया गया है। तो हम पाठ को तो आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, है ना, लेकिन उसके साथ इसकी जो एक्सरसाइज है, जो अभ्यास कार्य है, वो कैसे किया जाएगा आज हम ये बताएंगे आपको, ठीक है। तो एक पदेन उत्तरत, पहला प्रश्न जो आपके सामने आएगा, प्रश्न क्रमांक 1, एक पदेन उत्तरत। अब होता क्या है, आप लोगों की समझ में ये नहीं आता है। एक पदेन, अगला प्रश्न होता है एक वाक्येन। बच्चों, आपके विषय में पहली बार संस्कृत आई है, आपको थोड़ी सी कठिनाई हो रही होगी, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि आपको सरल तरीके से आ जाए। एक पदेन का अर्थ होता है आपको वन वर्ड, एक शब्द में उत्तर देना है। एक पदेन उत्तर देना है, ठीक है। अब इसके उत्तर के लिए क्या होगा, जैसे इसमें एक प्रश्न लिखा है, पहला प्रश्न है शिष्यः केन लिखति। पहला प्रश्न है शिष्यः केन लिखति, यह प्रश्न है। और अब इस प्रश्न में क्या करना है, इसमें जो है 3 विकल्प दिए हुए हैं, फिर रिक्त स्थान यहाँ पर दिया हुआ है, इसके बाद 3 विकल्प दिए हुए हैं। उन तीनों विकल्पों में से आपको कोई एक चुनना है। तीनों विकल्पों में से आपको कोई एक चुनना है। अब वो 3 विकल्प कौन कौन से हैं, कंदुकेन, सुधाखंडेन और कमलेन। तो पहला है कंदुकेन, फिर है सुधाखंडेन और फिर है कमलेन, ठीक है। कलमेन, क्षम्यता हूं, कलम, कमल नहीं कमल, कलमेन, कलम। तो इसमें अब आपको करना क्या है, तो शिष्यः केन लिखति, शिष्यः केन लिखति, शिष्य किससे लिखता है। इन तीनों में से कोई आपको जो सही उत्तर है वह लिख देना है, ये करना है। अब जैसे इसका उत्तर होगा तो इसका उत्तर कैसे होगा, ये हो गया प्रश्न और यहाँ पर आप उत्तर लिख देंगे। क्या लिखेंगे, तो लिखा किससे जाता है, कंदुक माने होती है बॉल, सुधाखंड माने होती है चौक और कलम यानी पेन। तो शिष्य जो है वो काय से लिखते हैं, कलम से, पाठ के आधार पे। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कलमेन, कलम से, ठीक है। तो ये उत्तर हो गया। ये कहलाता है एक पदेन, केवल एक पद में आपको उत्तर देना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। पेपर में आप क्या करेंगे, जहां पर ये प्रश्न नंबर होगा वो नंबर लिख के, उत्तर लिख के आप इतना लिख देंगे, हो जाएगा। बस इतना ही आपको करना है। फिर ये समझ में आपको आ गया होगा। अब अगला दूसरा प्रश्न देखते हैं। और बाकी जो और भी इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 5, 6, 7, 8 हैं, इनको भी आप ऐसे ही समझ के कर लेंगे। तो ये हो जाता है आपके पाठ 9 का पहला प्रश्न। अब समझते हैं पाठ 9 का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत।
बेटा अब इसे भी समझ लीजिए, मैं थोड़ा सा और एक बार और स्पष्ट कर दूं। एक पदेन और एक वाक्यन, ये कहलाता है एक पदेन। फिर दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्यन, ये पहला प्रश्न हो गया, ये आपका दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्यन। तो एक पदेन में आपने क्या देखा, वन वर्ड में आपको पूरा उत्तर लिख देना है। अब पूर्ण वाक्य में क्या होता है, देखिए एक उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पर। शिष्य काम नमति, प्रश्न है शिष्य काम नमति, शिष्य किसको नमन करते हैं। अब उत्तर में आपको क्या लिखना है, शिष्य किसको नमन करते हैं, तो इसमें दिया है शिष्य, इसका उत्तर होगा शिष्य कराभ्याम शिक्षिकाम नमति। इसका उत्तर क्या है, आपको यह इसमें पूरा प्रश्न सहित लिखना है। शिष्य कराभ्याम शिक्षिकाम नमति, ये कहलाता है पूर्ण वाक्य। मतलब आपको ये उत्तर है, समझ में आया। एक पदेन का अर्थ हो गया एक शब्द में, पूर्ण वाक्यन का मतलब हो गया पूरे वाक्य में उत्तर आपको देना है। तो इसमें इस प्रकार से आपके कितने प्रश्न दिए हैं बच्चों, इसमें दिए हैं आपके 5 प्रश्न, ठीक है। तो इन 5 प्रश्नों के उत्तर आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अगला तीसरा प्रश्न है इसमें रिक्त स्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं रिक्त स्थान की ओर। तो इसको यहीं रफ कर देते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है रिक्त स्थान। आप सभी ये तो आप कर ही लेते होंगे, फिल इन द ब्लैंक अंग्रेजी, ठीक है। रिक्त स्थान में इसमें क्या दिया है ये समझने वाली बात है। इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंगों के शब्द दिए हुए हैं। तो सबसे पहले दिए हैं पुल्लिंग के शब्द। अब मैं क्या करता हूं, आपको इसमें तीनों लिंगों के शब्दों को लिखकर बताता हूं। तो इसको एक बार पहले रब कर देता हूं। तो प्रश्न क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक 3 में जो है यहाँ पर अब देखिए आपकी पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 रिक्त स्थान, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों के उदाहरण दिए हुए हैं। कुछ पुल्लिंग के उदाहरण है, कुछ स्त्रीलिंग के उदाहरण, कुछ नपुंसक लिंग के उदाहरण है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर दिया है रिक्त स्थान, लेकिन उसके साथ में लिखा है कि पुल्लिंग एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मतलब आपको शब्द रूप याद होना चाहिए, आपको छात्र का शब्द रूप याद होना चाहिए, राम का शब्द रूप याद होना चाहिए, रमा या लता का शब्द रूप याद होना चाहिए। इन शब्द रूपों को मैं आपको बता चुका हूँ, आपको ये शब्द रूप याद करना ही पड़ेंगे। जिनको संस्कृत पढ़नी है, जिनके विषय में संस्कृत आती है, जो बच्चे संस्कृत कोर्स पढ़ रहे हैं या जिन्होंने संस्कृत ली है, उनको यह पढ़ना ही है, हर हाल में याद करना ही पड़ेंगे, क्योंकि ये 12th तक आपको काम में आना है। अब यहाँ तक नहीं केवल आप 6th क्लास में या 7th में पढ़ देंगे, या आप CBSE या कहीं, आप तो अब किसी भी CBSE में हो या MP बोर्ड में हो, आपको ये शब्द रूप तो याद करना ही पड़ेंगे। जब तक यह शब्द रूप आप याद नहीं करेंगे तब तक आप इन प्रश्नों के उत्तर नहीं लिख पाएंगे। तो अब देखिए इसमें तृतीया विभक्ति दी है ना। तो तृतीया विभक्ति अब इसमें दिया है, अब क्या रिक्त स्थान क्या फिल करना है, छात्रेण, छात्राभ्याम। अब तृतीया के बहुवचन में क्या आता है ये आपको याद होना चाहिए। अगर यदि आपको याद है तो आप लिख सकते हैं, आपको याद नहीं है तो आप नहीं लिख पाएंगे, इसलिए हमको याद कर लेना चाहिए। तो छात्रेण, छात्राभ्याम, और यहाँ पर लिखा जाएगा क्या, छात्रैः,
क्योंकि तृतीया के बहुवचन में पुल्लिंग में छात्रई बनता है। ठीक है, अब अगला एक उदाहरण दिया है शिष्य का। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अब तृतीया, पाठ हमारा तृतीया का चल रहा है। पाठ 9 में कहा गया है करण कारक को समझाते हुए आपको तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। तो तृतीया विभक्ति के ही यहाँ पर पद लिखना है, दूसरे नहीं लिखना है। दूसरी बात ये है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तृतीय विभक्ति का पद कौन सा है, क्योंकि पेपर में तो पाठ के आधार पर तो आता नहीं है, वो तो कहीं से भी उठा कर दे देते हैं, तो आपको उस लाइन को पढ़ना होगा और देखना होगा ये किस विभक्ति की लाइन है, जिस विभक्ति की लाइन हो। अब उसके लिए क्या होगा, आपको वो विभक्ति याद होना चाहिए। विभक्ति माने क्या होता है, जैसे राम शब्द है तो उसकी पहली लाइन है, दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है, इस प्रकार से 7 विभक्ति होती हैं, हम पढ़ा चुके हैं। तो अभी यहाँ पर जो है, जो दूसरा उदाहरण दिया है वो क्या दिया है, शिष्येन शिष्याभ्याम, ये लिखाएगा यहाँ पर। हाँ, और हलंत नहीं लगा हुआ है, कई जगह पुस्तक में आप लगा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ हलंत लगता है, ये नीचे जो निशान होता है ये हलंत कहलाता है। शिष्याभ्याम, फिर शिष्यैहि, ऐसे ये हो जाएगा। अब आ जाइए, और बाकी जो उदाहरण है वो आप कर लीजिएगा इसी प्रकार समझ के। अब आ जाते हैं स्त्रीलिंग में। अम्बया, अब स्त्रीलिंग में अम्बा शब्द की तृतीया विभक्ति में हम पहुंच रहे हैं, तो वहाँ पर अम्बया, अम्बाभ्याम, अम्बा, अब यहाँ पर ये पुल्लिंग था इसलिए छात्र ही और शिष्य ही हो गया, लेकिन यहाँ पर ये स्त्रीलिंग है इसलिए हो जाएगा अम्बाभि, ये भी बनता है तृतीया की बहुवचन में। ठीक है, अब इसका एक उदाहरण और ले लेते हैं लता शब्द का। तो लतया, लताभ्याम, एक ध्यान रखिएगा ये हलंत पुस्तकों में नहीं लगा है, पुस्तकों में यह मीनिंग टाइपिंग में या उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। ये हलंत ऐसा निशान आपको लगाना है, ये माँ में आधा ये निशान लगता है, माँ आधा है। लताभ्याम, लताभिहि, ये हो गया आपका स्त्रीलिंग का। ऐसे आपको स्त्रीलिंग का शब्द वो फिल करना है। फिर है नपुंसक लिंग। अब नपुंसक लिंग में आपको, जब आप नपुंसक लिंग की जो है ना पुष्प, फल अथवा जो है ना पुस्तक, ये शब्द रूप जब याद करेंगे तो आपको उसी प्रकार कमल, ये शब्द रूप आपको याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो नपुंसक लिंग में कमल शब्द के रूप चलाते हैं, तो तृतीय विभक्ति के एक वचन में बनता है कमलेन, द्विवचन में बनता है कमलाभ्याम, और बहुवचन में बनेगा कमलैहि। अब आप कहेंगे यहाँ छात्रैहि, यहाँ कमलैहि, तो पुल्लिंग के जैसा ही तो नपुंसक लिंग में हो गया। तो नपुंसक लिंग जो शब्द रूप है वो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में अलग हो जाता है, बाकी तृतीय विभक्ति से लेके सप्तमी विभक्ति तक पूरा शब्द रूप पुल्लिंग की तरह होता है। ठीक है, कभी हम जो आपको शब्द रूपों की वीडियो बना के भेजेंगे तो आप उसमें और भी समझ सकते हैं। तो कमलेन, कमलाभ्याम, कमलैहि, इसका एक उदाहरण और लिख लेते हैं, पाटलाभ्याम, पाटलैहि। तो पाटलेन, ये पाट आपकी पुस्तक में दिया है, देख लीजिए, पाटलेन, पाटलाभ्याम, पाटलैहि। इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 3 को करना है, इसके रिक्त स्थान ऐसे फिल करना है। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। तो अब है अगला प्रश्न क्रमांक 4। अब इसको हम समझेंगे। पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, पदों को संयोजन करके उनके वाक्यों की रचना करिए। यानी यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपकी पुस्तक में, जैसे लेखकः, एक तो 3 लाइन दी हुई है ना, एक में लिखा है लेखका, एक कमलेन लिखा है, कलमेन लिखा है, दूसरे में लिखति लिखा है, तीसरी जगह मतलब ऊपर नीचे ये सब वाक्य दिए हुए हैं। अब ऊपर नीचे दिए हुए हैं पुस्तक में, अब उनको क्या करना है, आपको देख के और सोचते समझते हुए विभक्ति और वचन के साथ मिलाकर आपको उन वाक्यों को लिखना है। तो जैसे लिखा हमने लेखकः कलमेन लिखति, लेखक कलम से लिखता है।
अब सेकंड नंबर पर जो आपकी पुस्तक में दिया है वो दिया है अश्वः। अश्वा के सामने दिया है नेत्राभ्याम, नेत्राभ्याम के आगे दिया है क्रीडामः, लेकिन ऐसा नहीं लिखना है, आपको लिखना है अश्वः। अब देखिए चौथी लाइन में बीच में दिया है चरणैः, और फिर लिखा है तीसरी लाइन में सबसे सेकंड लास्ट पे लिखा है धावती। तो इनको अलग अलग तीनों को मैच करना है, मतलब इसकी विभक्ति और वचन और पुरुष को मैच करना है। तो हो जाएगा अश्वः चरणैः धावति। दूसरा जो इसका वाक्य बनेगा, पहला शब्द तो आपको वही लेना है, पहली लाइन वाला, तो ये हो जाएगा अश्वः। फिर चरणैः, चरणैः क्यों लिखेंगे? क्योंकि चरणों के द्वारा दौड़ता है, चरणों से दौड़ता है, ऐसा भी हो सकता है। तो चरणैः बहुवचन है क्योंकि पैर 4 होते हैं घोड़े के। अश्वः चरणैः धावति, धावति यानी दौड़ता है। तो ये ऐसे करके आपको प्रश्न क्रमांक 4 में वाक्य बनाना है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 में। इसमें लिखा है वचन परिवर्तनम कुरुत। तो आपको वचनों का परिवर्तन करना है। तो जैसे पहला वाक्य है बालः क्रीडनेन क्रीडति, बालः एक वचन, क्रीडनेन एक वचन, क्रीडति एक वचन। बालः शब्द रूप का एक वचन, क्रीडनेन शब्द रूप का एक वचन, ये क्रिया का, और क्रीडति ये भी धातु रूप का एक वचन। लेकिन अब आपको इसको क्या करना है? बहुवचन। इसके पीछे ब्रैकेट में आपकी पुस्तक में लिखा है कि इस वाक्य को बहुवचन में करिए। तो अब इस वाक्य को जब आप बहुवचन में करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? बालाह, क्या होगा इसका? बालः का एक वचन का हमको बहुवचन करना है, ठीक है। क्रीडनकैः, केन का बहुवचन कैः, क्रीडनकैः, क्रीडनकैः, है ना। क्रीडन, बालः क्रीडन के, अब क्रीडति का क्रीडन्ति, ये वाक्य आपका बन जाता है। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर बहुवचन होगा तो ही यहाँ पर बहुवचन करना है। अगर यहाँ एक वचन रहेगा तो यहाँ आपको एक वचन करना है, ठीक है। अगला एक इसका एक उदाहरण और देख लेते हैं। सा कलमेन लिखती, सा दूसरा वाला वाक्य है, सा माने लड़की, है ना, कलमेन यानी कलम से, लिखती यानी लिखती है, ठीक है। अब ये तो ये हो गया वाक्य। इसके पीछे दिया है पुस्तक में, आपको इसको द्विवचन का करना है। क्या लिखा है इसमें? द्विवचने परिवर्तनम करो, ऐसा लिखा है, ठीक है। तो अब द्विवचन में करना है, तो अब क्या करना है? सा का क्या करेंगे? तऊ, सा का क्या करेंगे? तऊ, सा तऊ ते। हम तत्शब्द जब देखो शब्द रूप आपको याद होना चाहिए। सा का तऊ, कलमेन, तो कलमेन का कलमेन होगा। क्यों? अब आप कहोगे क्यों? क्योंकि एक ही कलम से लिख सकते हैं, बहुत सारे दो कलमों से, तीन कलम से एक साथ नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो सा कलमेन लिखती की जगह लिखता, द्विवचन में, सा कलमेन लिखता। अगर आपको धातु रूप और शब्द रूप याद होंगे तो आप इन वाक्यों को बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये होगा आपका 5वां प्रश्न। अब आगे जो है आ गया आपका प्रश्न पाठ 10, और आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आपको इस पुस्तक के प्रश्न उत्तर कैसे करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं। तो बच्चों आप लोग सभी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और हो सकता है कि जो है ना ऐसे ही वीडियो और भी मैं बनाऊं, लेकिन ऐसी लाइव वीडियो चूँकि वीडियो बड़ी हो जाती है और आप लोग भी ज़्यादा देर तक नहीं देख सकते हैं, तो मैं यूट्यूब पर भी डालता हूँ और फेसबुक पर भी लाइव पढ़ाता हूँ। तो यदि आप लोग यूट्यूब पर भी लाइव पढ़ाता हूँ, तो संस्कृत यदि आप लोग देखना चाहें, जुड़ना चाहें तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। यूट्यूब का जो है, यूट्यूब की लिंक के द्वारा ही मैं आपको जो वीडियो भेजता हूँ वो यूट्यूब की लिंक के द्वारा ही भेजता हूँ। तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़ें। धन्यवाद।